मुजान किबुत्सुची ने अपर मून 5 की पोजीशन क्यों खाली रखी है? इन्फिनिटी कैसल वॉर के अंदर मुजान को छोड़ करके 5 और डीमन ने पार्टिसिपेट किया था। अपर मून 1 कोकोशिको, अपर मून 2 टोमा, अपर मून 3 अकाजा, अपर मून 4 नाकीमे और अपर मून 6 काइगाकू। और अपर मून 4 के बाद सीधे अपर मून 6 इसीलिए क्योंकि अपर मून 5 की पोजीशन में कोई था ही नहीं। और इस चीज का एक रीजन ये भी हो सकता है शायद मुजान के पास कोई डीमन बचा ही नहीं था। शायद नहीं, सही में कोई डीमन नहीं बचा था। अब जो यहाँ पे रियल क्वेश्चन है वो यही आ जाता है कि स्वॉर्डसुट विलेज आर्क के अंदर अपर मून 4 और अपर मून 5 के जाने के बाद जो अपर मून 4 की पोजीशन है वो दी गई नाकीमे को। और आई थिंक शी इज वेल डिजर्विंग कैंडिडेट क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है और मुजान की पर्सनल असिस्टेंट होने के नाते आई वुड से शी वाज वेल डिजर्विंग कैंडिडेट। पर जो सवाल है वो काइगाकू की पोजीशन को लेकर के है। व्हाई अपर मून 6, व्हाई नॉट अपर मून 5? अब तुम लोग बोलोगे कि इतना पावरफुल भी तो होना चाहिए। भाई पावरफुल तो वो अपर मून 6 की पोजीशन के लायक भी नहीं था। और तुम्हें एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट वाली फाइट याद होनी चाहिए। ग्योटारो ने टेंगन को जो फाइट दी है ना, कंपेयर टू दैट काइगाकू इज नॉट इवन क्लोज। तो फिर तुम क्या ही एक्सक्यूज दे सकते हो कि वो डिजर्विंग था या नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि मुजान के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। लेकिन यहाँ पे इस बात का एक और एक्सप्लेनेशन हो सकता है। मे भी मुजान को काइगाकू में पोटेंशियल दिखी हो, लेकिन क्या सही में इसमें पोटेंशियल है ये देखने के लिए हमें यहाँ पे 2 चीजें करनी पड़ेगी। पहली, काइगाकू की थोड़ी सी बैक स्टोरी जाननी पड़ेगी, आखिर वो एज अ ह्यूमन कितनी पोटेंशियल लगता था। और दूसरी चीज जो हमें करनी होगी वो काइगाकू की स्टोरी मुजान के पर्सपेक्टिव से देखनी पड़ेगी। और यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ। वैसे तो स्टोरी बहुत ज्यादा स्पॉइल ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन यहाँ से आगे कुछ चीजें और ज्यादा खराब हो सकती है, तो तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखना। काइगाकू का कनेक्शन हमें जेनित्सु के साथ देखने को मिलता है। तुम ऐसे समझ सकते हो कि जेनित्सु और काइगाकू भाई भाई थे, नॉट लाइक रियल ब्रदर। दोनों एक ही टीचर से पढ़े हुए हैं, फॉर्मर थंडर हाशिरा जिगोरो से। लेकिन दोनों एक साथ बड़े होने के बावजूद भी दोनों काफी अलग थे। और जो काइगाकू था वो अपने आप को जेनित्सु से बेहतर समझता था और ये दावा करता था कि नेक्स्ट थंडर फिलर तो वही बनेगा। लेकिन जब जिगोरो ने ये कहा कि मैं दोनों को ही अपना सक्सेसर बनाऊंगा तो ये चीज काइगाकू को नहीं पसंद आई। उसे लगता था कि जेनित्सु वर्दी नहीं है क्योंकि थंडर ब्रीदिंग की वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म जानता था। लेकिन काइगाकू फर्स्ट फॉर्म छोड़ करके सारी ब्रीदिंग फॉर्म्स जानता था। टेक्निकली देखा जाए तो वो सही था क्योंकि उसे ज्यादा फॉर्म्स आती थी थंडर ब्रीदिंग की, तो उसे बनना चाहिए था। लेकिन बात यहाँ पे यह है कि थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि थंडर ब्रीदिंग की बाकी फॉर्म्स उसी से बन करके निकली है। और पर्सनली जिगोरो ये चाहते थे कि जो उसका सक्सेसर होगा जो उसे सारी की सारी फॉर्म्स आनी चाहिए, क्योंकि दोनों में से किसी को भी सारी की सारी फॉर्म्स नहीं आती थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं दोनों को ही थंडर ब्रीदिंग पिलर बना दूं। और इसी बात को लेकर के काइगाकू की बहुत ज्यादा किलस्ती थी कि आखिर क्यों जिगोरो जेनित्सु को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसीलिए वो मौके ढूंढता रहता था कि जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। और वैसे भी वो भला इंसान पहले से ही नहीं था। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक सेकंड में बताता हूँ तुम लोगों को। अभी कुछ वक्त पहले तुमने हाशिरा ट्रेनिंग आर्क देखा होगा और उसमें तुम्हें गियोमे हिमेजिमा की बैक स्टोरी के बारे में बताया गया होगा। और उसमें तुम्हें पता चला होगा कि कैसे गियोमे हिमेजिमा पहले अपनी पास्ट लाइफ में एक अनाथ आश्रम चलाता था। लेकिन वहाँ पे एक रात एक बच्चा जंगल में खो जाता है और उसे एक डीमन पकड़ लेता है। जो वो बच्चा था वो अपनी जान बचाने के लिए उस डीमन के साथ एक डील कर लेता है कि मैं तुझे बहुत सारे बच्चे दिलाऊंगा, तू मुझे छोड़ दे। तो वो क्या करता है, उस डीमन को अपने साथ अनाथ आश्रम में ले आता है और डीमन वहाँ पे अंदर चला जाता है। और उसके बाद वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है और एक दिन वही बच्चा मिलता है फॉर्मर थंडर हाशिरा जिगोरो को। हाँ, वो हरामी बच्चा और कोई नहीं काइगाकू था। अब जिस तरह उसने उस दिन अपनी जान बचाई थी डीमन के साथ डील करके, उसी तरह उसे एक दिन पता चलता है कि एक गांव में अपर मून 1 ने अटैक कर दिया है और उसे वहां दिखती है अपॉर्चुनिटी। और वो वहां जाता है और वहां पे अपने आप को सरेंडर कर देता है और ऑफर करता है अपने आप को डीमन बनने के लिए। और काइगाकू का ये प्रपोजल अपर मून 1 ने एक्सेप्ट भी कर लिया क्योंकि एज अ मून ब्रीदिंग यूजर उसे पता था कि जब आगे चल करके वो अपनी थंडर ब्रीदिंग के साथ ब्लड डीमन आर्ट को इन्फ्यूज करके परफॉर्म करेगा तो वो बहुत 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 ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो भी गया था। डीमन बनने के कुछ दिनों के अंदर ही वो लोअर मून 1 और 2 जितना पावरफुल तो ऑलरेडी बन चुका था। अब ये तो रही काइगाकू की पोटेंशियल और उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी, लेकिन अब हम देखते हैं मुजान के पर्सपेक्टिव से। मुझे लगता है कि मुजान ये चीज ऑलरेडी जानता है कि एक डीमन स्लेयर से ताकतवर डीमन और कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि पास्ट में मुजान एक डीमन स्लेयर को ऑलरेडी डीमन बना चुका है और वो आगे चल करके इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि मुजान की खुद भी उससे फटने लगी और उसने अपना बिजनेस पार्टनर ही बना लिया। हाँ, मैं कोकोशिको की बात कर रहा हूँ। अब एज अ थंडर ब्रीदिंग यूजर काइगाकू में पोटेंशियल तो है, पर अब पोजीशन की दिक्कत है कि उसे किस पोजीशन में रखा जाए। लोअर मून को मुजान ऑलरेडी खत्म कर चुका है, अब वहाँ पे एक सिंगल डीमन को रखना सेंस नहीं बनाता है। और अपर मून 5 और अपर मून 6 की पोजीशन जो खाली थी वहाँ पे अब अगर हम उसे अपर मून 5 की पोजीशन में
रख देते हैं, तो ये किसी अभी अभी बने हुए डीमन को सीधे अपोमन 5 की पोजीशन दे देना शायद अपोमन 5 पोजीशन की बेइज्जती करने जैसा हो गया। अब क्योंकि लास्ट अपोमन 6 की पोजीशन खाली है और कोई और ऑप्शंस भी नहीं है और पोटेंशियल भी काफी है, तो चलो अपोमन 6 पोजीशन ही ठीक है। अब अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखती है और यहाँ तक कि मुझे तो ये तक लगता है कि उसे अगर थोड़ा सा 40 या 50 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो वो अपोमन 2 तक बन सकता है। अब तुम अपना ओपिनियन बताओ कि क्या सही में उसमें पोटेंशियल है भी या नहीं है, क्या लगता है? तो बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतनी बकवास है। तुमसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।